नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में 16 अक्टूबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह मदद करेगा। तो आइए एक एक करके दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मामलों की, जिसमें पहली खबर है 75 रुपीज कॉमेमोरेटिव क्वाइन ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ है, यानी 75 वर्ष हो गया। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी स्मृति में एक सिक्का जारी किया है, और वह सिक्का कितने रुपए का होगा? 75 रुपए का। सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा कि कितने रुपए का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह सिक्का बनाया गया है, इसमें अंदर देख रहे हैं कमल का फूल है। तो यह महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा, अक्सर आ जाता है। और साथ ही साथ 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों यानी बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज को भी भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो वर्ल्ड फूड डे भी आज ही आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। यह विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब कोरोना नामक इस संघर्ष में पूरी दुनिया कोरोना से संघर्ष कर रही थी। आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो किसानों ने, जैसे भारत में आप भी देख लीजिए, सारे कार्य बंद हो गए, लेकिन आज अनाज नहीं होता। तो हम लोगों की जीवन जो दिनचर्या थी वह इस संकट काल में कुपोषण के खिलाफ, आज देखिए कि भारत मजबूती से लड़ रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो हमने अपने धन धान्य को मजबूत रखा है। विश्व खाद्य संगठन है, इससे हमारा पुराना नाता है। तो इसी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री ने, या कह सकते हैं कि भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग FAO यानी द गोल ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू द पीपुल रेगुलरली सो दैट दे रिमेन एक्टिव एंड हेल्दी। यानी इसका यही लक्ष्य ही है कि लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराना, जिससे कि वो लोग स्वस्थ रह सकें। FAO का कार्य ही है पोषण का स्तर यानी न्यूट्रिशन का स्तर को बढ़ाना, ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भी योगदान करना। आप देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है कि नहीं? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और FAO से भारत का ऐतिहासिक संबंध रहा है दोस्तों। 1956 से 1967 तक विनय रंजन सेन खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक रहे हैं। दोस्तों, 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष और 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के भारत के प्रस्तावों को FAO द्वारा समर्थन दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि FAO भारत के लिए यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और भी आप देख सकते हैं कि इसी से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार के 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो यह महत्वपूर्ण है। और यहीं पर आप देख सकते हैं FAO का जो मोटो है, सभी को रोटी, यह देख सकते हैं देयर बी ब्रेड लेट देयर बी ब्रेड, ध्यान रखेंगे। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषयों पर अध्ययन एवं रिसर्च करता है। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में आज ही के दिन कहां हुई थी? कनाडा के क्यूबेक शहर में हुई थी। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, यानी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर। और दोस्तों, फिर 1951 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, कहां? रोम में। तो रोम जो है, याद रखेंगे, किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर, याद रखेंगे, टाइबर नदी के किनारे ये कस्पिड डेल्टा बनाती है। तो FAO के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ओर थे, ये ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में इसके महानिदेशक चीन के चू डोंग्यू हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से यह महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। कल की खबर में हमने, जैसे आप लोगों को याद हो तो, बता दिया था IMF की चीफ क्रिस्टीना लेगार्दे,
तो वह अब बदल गई। अभी सितंबर में ही, एक्चुअली 2011 से थी, तो लगातार आदत पड़ गई थी, इसी वजह से स्लिप कर गया। इसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। अब वर्तमान में बुल्गारिया की अर्थशास्त्री, बुल्गारिया भी यूरोपियन कंट्री है, क्रिस्टालिना जारवीवा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख बनाया गया है। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। तो यह जो है आप देख सकते हैं एफएओ। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। हाई अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन द वेल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। दोस्तों ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम जो पानी पी रहे हैं वह दूषित पानी पी रहे हैं। तो भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के दल ने भारत के कई इलाकों में अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल और कुओं के पानी का परीक्षण करने पर यह पाया कि उसमें आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों टीम को उत्तर भारत के कुओं और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, यह पूरा जो आप देख सकते हैं कि पूरा बेल्ट ही है, यानी भारत के जहां जहां नदियां यह बह रही हैं और जहां कुओं से पानी को, यानी उत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम इलाकों में भी अवसादी चट्टानों की वजह से भूमिगत जल प्रदूषित हो चुका है और इसमें भी आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है। तो आर्सेनिक यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो आइए देखते हैं कि आर्सेनिक है क्या। तो आर्सेनिक एक गंधहीन, स्वादहीन उपधातु है जो जमीन की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और रासायनिक विज्ञान में यह जैसे केमिस्ट्री में यह पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ समेत यह देख रहे हैं ना 5A का सदस्य है पीरियोडिक टेबल में और इसका परमाणु क्रमांक 33 है, एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक वेट इसका 74.91 है। और दोस्तों इसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां गंभीरता यहाँ पर त्वचा का फटना, केरोटोइस, त्वचा का कैंसर, फेफड़े और मूत्राशय का कैंसर, नाड़ी से संबंधी रोग आदि, मधुमेह, दूसरे अंगों का कैंसर, संतानोत्पत्ति संबंधी गड़बड़ियां आदि के मामले देखे गए हैं। तो यह एक जहरीला रसायन है। इसकी ज्यादा मात्रा कैंसर और हृदय रोग का कारण बनती है। इसके कारण लोग समय से पहले मौत के शिकार हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों, यहाँ पर हमने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मामलों में आते हैं। पहला टॉपिक है इंडिया विल गिव सबमरीन टू म्यांमार। दोस्तों म्यांमार आप लोग देख सकते हैं मानचित्र में, अगर देखा जाए तो ये म्यांमार सटा हुआ है। ये पूरा क्या है? म्यांमार ही है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य स्पर्श करते हैं म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नायपीडा, नैपीटाओ कहते हैं या नायपीडा बोलते हैं इसको, नैपीटाओ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहले रंगून थी, फिर पिनमाना हुई, अब नायपीडा है। तो दोस्तों भारत मजबूती से बढ़ रहा है, यानी वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए, वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देशों से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर पाकिस्तान ये परंपरागत विरोधी है, तो साथ में चीन भी लगातार तनाव उत्पन्न किए हुआ है। तो ऐसे में चीन को तनाव हम दे रहे हैं और देते हुए म्यांमार को हम पनडुब्बी दे रहे हैं। तो पड़ोसी म्यांमार को हम एक पनडुब्बी देने का फैसला किया है। सीधे पूछ लेगा उस पनडुब्बी का नाम क्या है, तो INS सिंधुवीर है। तो भारत ने किसी दूसरे देश को पनडुब्बी देने का यह पहला अवसर होगा। और दोस्तों यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी और कह सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पड़ोसी देशों में भी भारत अपना मजबूत पकड़ बना रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीन चारों ओर से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, उधर श्रीलंका से बार्गेनिंग करवाता है, तो नेपाल को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भारत भी अब बैठा नहीं है चुप, और वह लगातार प्रयास में है चीन को पुरजोर कह सकते हैं उसको लगातार वह जवाब भारत दे रहा है। अब बात करते हैं इसमें INS सिंधुवीर के बारे में। तो इट इज डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन एंड इट विल बी द फर्स्ट सबमरीन टू बी पार्ट ऑफ द म्यांमार आर्मी फ्लीट। यानी एक डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन है यह, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये INS सिंधुवीर का जो पुराना वर्जन है, ये भी पूछ लेगा कहां से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। इसे जो है याद रखेंगे रिफर्बिश्ड करके भारतीय नौसेना इस्तेमाल कर रही थी। 1988 में इसको कमीशन किया गया था दोस्तों। 10 समुद्री मील प्रति घंटा यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। यह किस टाइप की है, तो सिंधु घोष टाइप की पनडुब्बी है। और इसकी लेंथ कितनी है, तो 72.5 मीटर। इसकी लंबाई देख सकते हैं 72.7
6 मीटर इसकी लंबाई है, 5 नहीं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहीं पर दूसरी जो खबर है, ये भी रक्षा क्षेत्र से ही है, यानी एक और अच्छी खबर आ रही है। इधर हमने पड़ोसी को मजबूत किया और पड़ोसियों पर अपना कह सकते हैं कि नेबर फर्स्ट जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी अब जो है पहले पड़ोसी को देखो, तो यह नीति को प्रासंगिक बना रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और दूसरी यह भी जो खबर है, यह भी रक्षा क्षेत्र से ही है दोस्तों। सेकेंड फ्लीट ऑफ 4 राफेल एयरक्राफ्ट में अराइव नेक्स्ट मंथ, यानी दोस्तों चीन और पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बीच भारत के रक्षा क्षेत्र को जल्द और मजबूती मिलने वाली है, यानी 4 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बेड़ा अगले सप्ताह भारत पहुंच जाएगा। और इससे पहले दोस्तों 5 राफेल विमानों का बेड़ा कब आया था? 29 जुलाई को हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसे 10 सितंबर को वायुसेना में हमारे शामिल किया गया था। और दोस्तों यह परियोजना, राफेल परियोजना, किसके किसके बीच हुई है? भारत और फ्रांस के बीच में हुई है, यानी अबाउट 4 ईयर ईगो इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ फ्रांस। सीधे पूछ लेगा किससे, किसके साथ यह संधि हुई है या किसके साथ इस परियोजना पे हस्ताक्षर हुआ है, तो क्या लगाओगे? फ्रांस के साथ। और कितने हजार करोड़ का है ये? तो 59,000 करोड़ रुपए की लागत से कितना राफेल? टोटल 36 राफेल। और इसे कहा जा रहा है कि 2023 तक यह पूरी तरह से भारत में पूरे आ जाएंगे। अधिकतम इसकी स्पीड या इसकी खासियत देख लीजिए, यहां पर दिया गया है, यानी 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। ये देख रहे हैं ना, 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी। 2 इंजन वाला यह लड़ाकू विमान है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर, हथियारों की स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर भी देख सकते हैं, इससे पहले अफगानिस्तान और लीबिया में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन यह राफेल विमान दिखा चुका है। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में सीधे फैक्ट आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अगला जो इंटरनेशनल न्यूज है वह इमरजेंसी इन थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड का नाम तो सुना होगा, यह आसियान देश है। ASEAN, आसियान का मतलब समझते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। दोस्तों यह 10 देशों का समूह है। इसे दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। तो इसमें जैसे इसमें देश हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। इसमें एकमात्र देश जो लाओस है, ध्यान रखना, लैंड लॉक्ड, कई बार पूछा गया आसियान देशों में। तो ये जो थाईलैंड है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चाओ फ्राया रिवर। किसके किनारे बसा है? चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है। तो थाईलैंड के राजशाही के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच देश में क्या हो गया है? आपातकाल लागू कर दिया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई है। और वर्तमान में तख्ता पलट के मुख्य नेता और पूर्व आर्मी चीफ प्रयुक्त चान ओ चा देश के प्रधानमंत्री हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र समर्थक लगातार 3 फिंगर सैल्यूट के जरिए विरोध कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि 3 फिंगर सैल्यूट क्या है, तो यहां मैंने आगे दिया हुआ है दोस्तों। तो यह एक किताब पर आधारित हॉलीवुड फिल्म हंगर गेम्स से यह सैल्यूट निकला है। यानी 3 फिंगर सैल्यूट का इस्तेमाल किसी के प्रति सम्मान या प्रेम प्रकट करना, अलविदा कहने के लिए किया जाता है। हालांकि यहां पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है, यानी तानाशाही के खिलाफ, राजतंत्रशाही के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। और यह 2014 के बाद से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड में 2014 में तख्ता पलट के बाद सेना ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी थी। तभी से इस 3 फिंगर सैल्यूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये शब्द है, आ सकता है आपकी परीक्षा में, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व। आज हम बात करेंगे भानु मथैया की। इनका आप चित्र देख रहे होंगे दोस्तों, पहली ऑस्कर विजेता भी हैं। यह 91 ईयर ओल्ड इनकी मृत्यु हो गई। भारत की पहली ऑस्कर विजेता, सिनेमा जगत की जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है दोस्तों। भानु अथैया 1982 में जो फिल्म रिलीज हुई थी गांधी, याद हो तो, उसके जो डायरेक्टर थे कौन? रिचर्ड एटनबरो।
उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, उसमें से इनका भी नाम आता है। और इन्होंने आखिरी बार जो डिजाइन किया आमिर खान की लगान फिल्म, ये भी जो है आप देखे होंगे ऑस्कर के लिए गई थी। स्वदेश फिल्म आखिरी बार, तो ये स्वदेश शाहरुख खान की फिल्म है और लगान आमिर खान की, तो यह सब ऑस्कर के लिए गई थी। लगान तो अंतिम चरण तक पहुंच गई थी, आपको पता होगा। तो यह महत्वपूर्ण है। और 1956 में गुरुदत्त का नाम सुना होगा, फिल्म जगत में बहुत ही कह सकते हैं प्रसिद्ध नाम है। उनके साथ फिल्म सीआईडी के बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर से अपनी फिल्मी कैरियर की यह शुरुआत की थी। दोस्तों यह बड़े बड़े बी.आर. चोपड़ा, राज कपूर, विजय आनंद, यश चोपड़ा, आशुतोष गोवारिकर, ये उनका नाम आशुतोष गोवारिकर कौन, लगान फिल्म के डायरेक्टर, इन लोगों के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम किया है। उन्होंने करीब 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों के बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था। अगला है केरला ग्रेट पोएट, यह देख रहे हैं आप, इनका चित्र यहां पर दिख रहा है, यानी मलयालम, ये सीधे पूछ लेगा, ग्रेट महाकवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का त्रिशूर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है और वह 94 ईयर ओल्ड। और दोस्तों यह ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 1965 से दिया जा रहा है दोस्तों। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार, साहित्य अकादमी, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, मातृभूमि पुरस्कार, वायलर पुरस्कार, कबीर सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। दोस्तों अक्कितम नंबूदरी की सबसे मशहूर काव्य पुस्तक इरुपदाम नूतन दीदे इतिहासम है। यह बहुत चर्चित थी, पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही है दोस्तों। और यह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और किस, याद रखना, मलयालम, सीधे पूछ लेगा, नंबूदरी यानी मलयालम से संबंधित भाषा। चूंकि ज्ञानपीठ अवार्ड, ध्यान रखिएगा, 22 संवैधानिक भाषाओं में से किसी एक भाषा को दिया जाता है, हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं खेल समाचार की ओर। दोस्तों डेनमार्क ओपन, श्रीकांत इन क्वार्टर फाइनल, यानी इंडियन वेटरन किदाम्बी श्रीकांत, सीधे पूछ लेगा किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट रिलीज हियर, वेल लक्ष्य सेन ये बाहर हो गए हैं दोस्तों, ये हार चुके हैं, यह प्री क्वार्टर फाइनल में हार चुके हैं। लेकिन किदाम्बी श्रीकांत का सफर जारी है। डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में यह प्रवेश कर गए हैं। वर्ल्ड नंबर 14 यानी 14 विश्व में रैंकिंग 14 श्रीकांत ने गुरुवार को पुरुष एकल के दूसरे दौर में कनाडा के जेसन एंथनी हो को हराया। इनकी जो रैंक है 49 है, ध्यान रखेंगे। और भारत के दो अन्य खिलाड़ी हैं शुभांकर डे और अजय जयराम, हालांकि हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन यहां पर दोस्तों इनका नाम बताने के पीछे मेन हमारा जो महत्वपूर्ण यह है कि आप इनको याद कर लीजिए। सीधे 4 नाम दे देगा, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ऐसे पूछ लेगा प्रश्न, बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है, तो इसलिए हमने चारों नाम दे दिए दोस्तों। और यहीं पर याद रखिएगा महिला वर्ग में भारत की ओर से एक भी चुनौती नहीं है, क्योंकि साइना नेहवाल का नाम सुना होगा, पीवी सिंधु का नाम सुना होगा, पहले ही टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले ली हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है किदाम्बी श्रीकांत। तो यह चारों पांचों, देखिए 2 और टोटल 6 नाम हैं। तो यह ऐसे आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, बिलियर्ड प्लेयर, ऐसे उनके नामों को यह अक्सर आप संडे संडे इनको रिवाइज किया करिए, जिससे याद हो सके आप लोगों को। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, अगला है पुस्तकें और पुरस्कार। यहां से भी प्रश्न आते ही आते हैं। आज भी दोस्तों हमने पुस्तक ही लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आ चुकी हैं या आगे आ सकती हैं। गांधी इन चंपारण, तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, 1917 में चंपारण से शुरू किया था। तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर की यह किताब है। माई लाइफ माई मिशन, योग गुरु स्वामी रामदेव चर्चित हैं। कोरोना नामक महामारी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, कोरोना वॉरियर के रूप में यह उभर कर आए हैं। इन्होंने बहुत लोगों को योग साधना के माध्यम से कोरोना से दूर रखा है। तो ये बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व है। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई, दोस्तों इनका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। यह पाकिस्तानी, इनको इतनी सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी रही हैं मलाला यूसुफजई।
बहुत ही चर्चित नाम है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ विजडम ट्री, शशि थरूर, इनका नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों। यह केरल से वर्तमान में कांग्रेस से यह सांसद हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, केरल की राजधानी। और दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। 2 years 8 months and 28 night, यह सलमान रुश्दी की किताब है दोस्तों। इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। सलमान रुश्दी साहब को बहुत चर्चा में रहते हैं, और इधर हमने इसका इंग्लिश वर्जन दिया है, तो याद रखेंगे दोस्तों। अगला है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ ये देख रहे हैं ना, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ डिप्लोमेसी होगा, प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा, यह टाइपिंग मिस्टेक है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, यह पुस्तक है किसकी? मीरा कुमार की। दोस्तों इनका नाम तो सुना होगा, मीरा कुमार सासाराम से सांसद हुआ करती थी, कांग्रेस की लोकसभा पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, इंडियन फॉरेन सर्विस में थी, बाबू जगजीवन राम की यह बेटी हैं, और सबसे ज्यादा समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड बाबू जगजीवन राम का है। 32 वर्ष तक वो कैबिनेट मंत्री थे। उन्हीं की बेटी हैं मीरा कुमार। एग्जाम वॉरियर्स, इनका नाम तो सुना ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, पी चिदम्बरम, इनका नाम भी सुना होगा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। वर्तमान में यह कांग्रेस में हैं, और वित्त मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे पदों पर यह रह चुके हैं। थर्ड पिलर, इनको भी तो जानते होंगे, रघुराम राजन जी। यह बहुत विश्व के अर्थशास्त्रियों में इनकी गणना की जाती है, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इंडिया पॉजिटिव, चेतन भगत, युवा दिलों की धड़कन है, हर युवाओं के हाथ में इनकी पुस्तक जरूर रहती है। हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट, 1 इंडियन गर्ल। हाँ, तो इस तरह से इनकी ढेर सारी पुस्तकें हम चर्चा कर चुके हैं। तो यह इंडिया पॉजिटिव, यह चर्चित पुस्तकें हैं, यह आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, 10-10 पुस्तकें याद करेंगे, तो आपका पूरा एक कलेक्शन हो जाएगा, और आप परीक्षा में गलतियां नहीं करेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस। आज 16 अक्टूबर है, पहली ही खबर वहीं से लिया था। तो यह वर्ल्ड फूड डे, यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 1945 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है दोस्तों। इस दिन को भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसको कई संगठनों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें फूड एंड भुखमरी से जुड़े कार्यक्रम, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो यह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 75 वर्ष हो गया है, मना रहा है। भारत ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह 1979 में वर्ल्ड फूड डे की स्थापना की गई थी, जबकि 45 में यह स्थापना हो गई थी किसकी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन विश्व खाद्य दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1981 से हर वर्ष मनाया जा रहा है, और 79 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करूंगा दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया। दोस्तों देखिए, टोटल 37 है, ये याद करना आपके लिए कठिन है, लेकिन महत्वपूर्ण आपको याद करना होगा। यहां मानचित्र में हमने दे दिया है। अब इसमें जैसे वेटलैंड, इसको क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। याद हो जाएगा दोस्तों, वेटलैंड को आर्द्र भूमि कहते हैं। तो आर्द्र भूमि क्या होता है? वह भूमि जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी, यानी कह सकते हैं वाटर इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम प्रणालियों में, जहां पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन की सतह के पास या जमीन उथले पानी के द्वारा ढकी रहती है, के बीच संक्रमित होती रहती है। तो आर्द्र भूमियों पर सम्मेलन रामसर, ये रामसर साइट क्यों इसको कहा गया? तो रामसर कहां है दोस्तों? यही पूछ लेगा आपसे। ईरान में 1971 में यहां पर एक अंतर सरकारी यह संधि है, जो आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण, उनकी राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। याद हो जाएगा। और दोस्तों 30 जनवरी 2019 को, जो याद यहां पर महत्वपूर्ण है, सुंदरवन वेटलैंड यहां पर दिख रहा है ना दोस्तों, तो यह सुंदरवन वेटलैंड को इसमें शामिल किया गया था।
सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में विशाल और संगठित मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों, सुंदरवन में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर यानी सुंदरवन मैंग्रोव का 60% मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है सुंदरवन में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, अब वर्तमान में टोटल 37 रामसर साइट हो गई हैं। यहां तक देखिए 27 हो गया था, कब तक? 2019 तक। कब तक? 30 जनवरी 2019 तक। फिर बाद में 10 और साइट्स जुड़ी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 6 साइट, एक साइट महाराष्ट्र से जुड़ी है। तो कितनी हो गई? 6, 1, 7। और महाराष्ट्र की कौन है? नंदुर मद महेश्वर। ये देख रहे हैं ना, नंदुर मद महेश्वर, यह पहली रामसर स्थल है महाराष्ट्र का। फिर उसके बाद 3 पंजाब से जुड़े हैं दोस्तों। यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये पंजाब में 3 हैं, यहां पर ये 3 हैं। वो कौन कौन से? केशोपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल। 3 आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण। कितने हो गए? 4। और 6 जो है उत्तर प्रदेश से, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला अभी तक सिर्फ अपर गंगा रिवर था, अब 6 और जुड़ गए। कौन कौन से? नवाबगंज, पारती अरंगा, समान, समसपुर, सांडी और सरसई नवार। तो इस तरह से यह 10 याद रखेंगे दोस्तों, जो अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो ये देख रहे हैं, हमने पूरा टेबल दे दिया है। नंदुर महेबलेश्वर महाराष्ट्र में है, देख रहे हैं ना। पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, समान बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, सरसई। तो ये सारे उत्तर प्रदेश को एक साथ कर दिया है दोस्तों। अपर गंगा पहले यही एक हुआ करता था, अब 6 और जुड़ गए। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, दीपोर बिल असम में है, पूर्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल। यानी अब पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। फिर सुंदरबन पश्चिम बंगाल, हरिके आर्द्रभूमि पंजाब। हरिके क्या है? जहां पर सतलज और ब्यास का संगम होता है। कंजली आर्द्रभूमि, ये भी पंजाब में है दोस्तों। इसी तरह से आप देख सकते हैं रोपड़ पंजाब में है, होकेरा जम्मू कश्मीर में, सुरिंसर मंसार ये भी जम्मू कश्मीर में है, केशवपुर मियानी पंजाब में, नंगल वन्यजीव पंजाब में, अस्टाईमुडी लेक बिम्बानाड, याद है ना, कयाल कहते हैं, लैगून लेक है। केरल में लैगून झीलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कयाल कहा जाता है। संस्थम कोट्टा, तो यह केरल में है, याद हो जाएगा। फिर वेम्बानाड, यह भी आर्द्रभूमि है केरल में। भितरकनिका नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में। चिल्का लेक उड़ीसा में। भोज यूनिवर्सिटी भी है मध्य प्रदेश में। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। तो यह बहुत ही आसानी से इतना। सो मोरीरी, यह जो है अब लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। वुलर झील सबसे ताजे पानी की झील है, ऑक्सबाउ लेक का एग्जाम्पल देती है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। कोलेरू झील, ये भी लैगून लेक है, कहां पर है? यहां पर देख सकते हैं, यह गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। लोकटक झील, इसी पर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ अवस्थित है। पॉइंट कैलीमेयर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। और राजस्थान सांभर झील सबसे खारे पानी की झील केवला देव राष्ट्रीय पार्क, ये भी राजस्थान में है। इसे घाना बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, भरतपुर में अवस्थित है। मानचित्र में देख देख कर किसको याद करेंगे तो आपके मन मस्तिष्क पर यह अंकित हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग एक आध क्वेश्चन गलत कर दिए थे, थोड़ा सा उसको ठीक करिएगा, फिर से सुनिएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो जैसे सुनील पाठक जी सबसे पहले आंसर आया है, मिली का भी 1-2 घंटे में। ज्ञान रंजन साहू जी सबसे पहले आंसर दिए हैं। इसी तरह से सारा आनंद, शर्मिष्ठा रावत, यह लोग हेल्प बायोटेक, यह लोग बहुत ही जल्दी उत्तर दिए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जल्द से जल्द उत्तर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। ज्ञान रंजन साहू जी, यह लोग बहुत ही तेजी से उत्तर दे रहे हैं और आशा करता हूं कि आप सब लोग उत्तर दें।
आइए, पहला प्रश्न है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे? आज ही जारी करेंगे, इसमें आपको बताना है। दोस्तों, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताया था ना, इस टेबल में रखा गया है, पीरियाडिक टेबल में। अब बात करेंगे, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को किस नाम की पनडुब्बी देने का फैसला किया है भारत ने? अपने पड़ोसी देश आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस अरिहंत, विक्रमादित्य या तलवार को। अगला है, राफेल विमान किस देश से लिया गया है? किस देश से समझौता किया गया था? यह आपको बताना है। वर्तमान में किस देश में लोकतंत्र के समर्थक थ्री फिंगर सैल्यूट के जरिए विरोध कर रहे हैं? थाईलैंड, म्यांमार, अफगानिस्तान या ताइवान? दोस्तों, फ्रांस भारत की पहली ऑस्कर विजेता कौन थी? नरगिस दत्त, भानु अथैया, मीरा नायर या शबाना आजमी? अगला है, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या बिलियर्ड? अगला है, 2 ईयर एट मंथ एंड 28 नाइट के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी साहब हैं या चेतन भगत साहब या अमीश त्रिपाठी या शशि थरूर? अगला है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को? तो इस तरह से आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को लिया, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लिया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब हम लोग विदा लेते हैं दोस्तों। थैंक यू।